हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जिस दुबई और अबू धाबी की चकाचौंध को देखने के लिए आज हमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है, वो कभी भारत का ही एक हिस्सा हुआ करते थे। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि इतिहास का एक कड़वा सच है। हाल ही में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जईद अल नहयान भारत के दौरे पर आए और इसके साथ ही हिस्ट्री के वो दबे हुए पन्ने फिर से खुल गए। एक दौर था जब अरब के इन रेगिस्तानों का कंट्रोल सीधा दिल्ली से होता था, लेकिन फिर पर्दे के पीछे एक ऐसी सीक्रेट प्लानिंग हुई जिसने ज्योग्राफी बदल दी। आज के इस वीडियो में हम उसी अनसुने किस्से की बात करेंगे कि कैसे एक चुपके से लिए गए फैसले ने भारत के नक्शे से दुबई और कुवैत जैसे इलाकों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। चलिए हिस्ट्री के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। बात 20वीं सेंचुरी की शुरुआत की है, जब दुनिया के एक बड़े हिस्से पर ब्रिटिश एम्पायर का सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था। उस वक्त सिर्फ आज के भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश ही नहीं थे, बल्कि अरब का भी लगभग एक तिहाई हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत का अधीन था। ऑफिशियली दुबई, अबू धाबी और कुवैत जैसे देश ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा माने जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी गल्फ कंट्रीज का एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन पॉलिटिकल सर्विस के जरिए चलाया जाता था। यानी इन देशों के कानून और नियम लंदन से नहीं बल्कि सीधे दिल्ली से बनकर जाते थे। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि कानूनी तौर पर ये सभी इलाके भारत के अभिन्न अंग थे। अगर उस समय की रियासतों की लिस्ट देखी जाती तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला नाम अबू धाबी का ही आता। हिस्ट्री के पन्ने बताते हैं कि उस दौर में भारत का प्रभाव कितना गहरा था। तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि ओमन को भी बलूचिस्तान की तरह भारत का एक परमानेंट हिस्सा घोषित कर देना चाहिए। उस समय यमन के एडन शहर में भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाते थे। एडन एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से बॉम्बे प्रोविंस यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। साल 1931 का एक वाक्य बहुत मशहूर है, जब महात्मा गांधी एडन की यात्रा पर गए थे। वहां उन्होंने कई अरबी युवाओं को घेर लिया और बड़े गर्व से खुद को इंडियन नेशनलिस्ट बताया। सोचिए, आज जो इलाके पूरी तरीके से विदेशी है, वहां के लोग कभी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। उस समय ट्रेड और कल्चर का एक ऐसा मेल था कि सरहदें कहीं दिखती ही नहीं थी। अब सवाल ये आता है कि अगर ये इलाके भारत का हिस्सा थे तो हमें स्कूल की किताबों में कभी पढ़ाया क्यों नहीं गया? देखिए, दरअसल इसके पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल और सीक्रेसी थी। भारत हो या ब्रिटेन, उस वक्त बहुत कम लोगों को यह पता था कि ब्रिटिश राज का दायरा अरब तक फैला हुआ है। भारत के जिन नक्शों में इन इलाकों को दिखाया जाता था, उन्हें ब्रिटिश ऑफिशियल सीक्रेट रखते थे और गुप्त रूप से छिपाते थे। जो नक्शे आम जनता के लिए पब्लिक किए जाते थे, उनमें अरब के इन राज्यों को गायब कर दिया जाता था। हिस्टोरियंस का दावा है कि ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि सऊदी अरब के रूलर्स को उकसाने से बचा जा सके और रशिया जैसे दुश्मन देशों की नजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज पर ना पड़े। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अरब स्टेट्स को दुनिया की नजरों से किसी रहस्य की तरह छिपा कर रखा था। जैसे जैसे भारत में आजादी की आवाज बुलंद होने लगी, अंग्रेजों को डर सताने लगा कि अगर भारत आजाद हुआ तो ये कीमती इलाके भी उनके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए लंदन में बैठे बैठे आकाओं ने एक चुपके से साजिश की। 1 अप्रैल 1937 को एक हिस्टोरिकल लेकिन सीक्रेट बदलाव हुआ। किंग जॉर्ज 6 की ओर से एक टेलीग्राम भेजा गया जिसमें साफ लिखा था, एडन पिछले 100 सालों से भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन अब मेरे इंडियन एम्पायर से इसके पॉलिटिकल संबंध खत्म किए जाते हैं। एडन को भारत से काट कर सीधे ब्रिटिश कंट्रोल एम्पायर का हिस्सा बना दिया गया। ये वो पहली बड़ी दरार थी जिसने भारत और अरब के एडमिनिस्ट्रेटिव रिश्तों को तोड़ना शुरू कर दिया। भारतीय नेताओं का ध्यान उस वक्त आजादी की लड़ाई पर था, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने ये बड़ा टुकड़ा भारत से अलग कर दिया। एडन के बाद बारी आई दुबई, कुवैत और अबू धाबी की। अंग्रेजों ने देखा कि 1947 तक भारत की आज़ादी अब तय हो चुकी थी। वो नहीं चाहते थे कि आज़ाद भारत का कंट्रोल इन ऑयल रिच और स्ट्रेटेजिक सी रूट्स पर रहे। इसलिए 15 अगस्त 1947 को होने वाले बड़े पार्टीशन से कुछ महीने पहले ही, यानी कि 1 अप्रैल 1947 को अंग्रेजों ने एक और बड़ा खेल कर दिया। दुबई से लेकर कुवैत तक पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को भारत से अलग कर दिया गया। ये सब कुछ इतनी शांति और चालाकी से हुआ कि किसी को खबर तक नहीं लगी कि कितनी बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट
या घटना घट गई है। जिस वक्त भारत के लोग बंटवारे के दंगों और आजादी की तैयारी में मशरूफ थे, उसी वक्त अंग्रेजों ने भारत के उस विदेशी साम्राज्य को चुपके से अपनी जेब में डाल दिया जो कभी दिल्ली से चलता था। हिस्टोरिकन विलियम डैलम्पल और कई अन्य एक्सपर्ट्स ने इस फैसले के पीछे कई तर्क दिए। ब्रिटिश ऑफिशियल्स का ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट ये था कि भारत और गल्फ कंट्रीज की कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि क्योंकि इन दोनों रीजन्स की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आपस में नहीं जुड़ती, इसलिए इन्हें एक साथ जोड़कर रखना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि आजाद होने के बाद भारत पावरफुल बन जाए, कि उनका नियंत्रण दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सी रूट्स और फ्यूचर के ब्लैक गोल्ड यानी कि तेल के कुओं पर हो। उन्हें डर था कि इन रिसोर्सेज के दम पर भारत एक ग्लोबल पावर बन सकता है, जो ब्रिटेन के इंटरेस्ट के लिए खतरा होता। उस दौर में क्रूड ऑयल दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बनता जा रहा था। अंग्रेजों को अंदाजा था कि गल्फ कंट्रीज की रेतीली जमीन के नीचे बेशुमार दौलत छुपी हुई है। अगर दुबई और कुवैत भारत का हिस्सा बन जाते तो आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर होता। अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी ये थी कि इन इलाकों को भारत से अलग करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, ताकि वो उन पर अपना सीधा प्रभाव बनाए रख सके। उन्होंने तर्क दिया कि अरब पेनिनसुला के कानून और समाज भारत से मेल नहीं खाते, लेकिन असलियत में ये ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की लड़ाई थी। भारत को इन रास्तों से बेदखल करने के लिए अंग्रेजों ने इतिहास का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज चुपके से कर डाला। जरा सोचिए, अगर 1 अप्रैल 1947 को वो फैसला न लिया गया होता तो आज का भारत कैसा होता। हमारे पास न केवल विशाल मैरीटाइम बाउंड्री होती, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स भी हमारे अपने होते। हमें अपनी एनर्जी नीड्स के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दुबई, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट और बिजनेस हब है, वो शायद भारत का ही एक महा शहर होता। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी और दूर दराज के इलाकों को संभालना भारत के लिए एक चैलेंज भी हो सकता था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेजों के उस टेलीग्राम और सीक्रेट फैसले ने भारत से उसकी एक बहुत बड़ी लेगेसी और फ्यूचर पावर को हमेशा के लिए छीन लिया। आज जब यूएई के प्रेसिडेंट भारत आते हैं और पीएम मोदी उन्हें गले लगाते हैं, तो ये उसी पुराने हिस्टोरिकल रिश्ते की नई झलक होती है। भले ही एडमिनिस्ट्रेटिवली हम अलग हो गए, लेकिन कल्चरल और ट्रेड की डोर आज भी मजबूत है। आज लाखों भारतीय यूएई की तरक्की में हाथ बटा रहे हैं और यूएई भारत का विकास में बड़ा निवेश कर रहा है। इतिहास को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे जानकर हम ये जरूर समझ सकते हैं कि अंग्रेजों की पॉलिसीज ने हमारे प्रेजेंट को किस तरीके से प्रभावित किया है, किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। आपको क्या लगता है, क्या दुबई का भारत से अलग होना सही था, या ये भारत के साथ एक धोखा था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और देखते रहें जागरण न्यूज़।